1, 2, 3, 4, 5 और 6 मंत्रालयों के मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिस मंत्रालय ने पूरे छत्तीसगढ़ की कायाकल्प बदल दी। आज छत्तीसगढ़ का नाम भारत देश के विकसित राज्यों में अग्रणी रूप से लिया जाता है। पहले कभी इस छत्तीसगढ़ का नाम जनजातियों, वनांचल, पिछड़े राज्यों में गिनती की जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस राज्य का नाम विकसित अग्रणी राज्यों में लिया जा रहा है। वो इसलिए कि आज यह प्रदेश, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में इसने विकास किया है। और ऐसे ही मंत्री हैं हमारे साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके पास 6 मंत्रालय है। धर्मस्व मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय। इतने मंत्रालय है, ये पूरे 18-19 घंटे तक काम करते हैं एक एक दिन में। भगवान पता नहीं इनको एनर्जी कहाँ से देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनका नाम उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे विकास और बृजमोहन एक सिक्के के 2 पहलू। अगर इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब विकास का नाम आएगा तो बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम जरूर होगा। सबसे पहले तो मैं बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतने जो है व्यस्ततम टाइम में दिशा चैनल को इन्होंने दिया। सबसे पहले मेरा सवाल है अग्रवाल जी कि आप जो है इतने मंत्रालय को किस तरह से कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं? मंत्रालय को मैनेज करना कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती। आपकी समझदारी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के कारण कोई भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती, फाइलों को निपटाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और लगातार कम्युनिकेशन के कारण, पूरी जानकारियां होने के कारण कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि मंत्रालय का काम या बाकी विभागों का काम तो हम लोगों के लिए बहुत कम होता है। ज्यादा काम तो पब्लिक के साथ में मिलना और उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। तो ये दोनों कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? मैं कभी भी किसी भी काम को गौण नहीं मानता, दोनों काम महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए अगर मैं छत्तीसगढ़ में होता हूं तो कोई भी फाइल 24 घंटे से ज्यादा मेरे पास में नहीं रुकती है। जिसे मुझे रोकना है वही फाइल रुकती है, नहीं तो 24 घंटे में कोई सभी फाइलों को मैं क्लियर करता हूं, भले रात को 2 बजे करना पड़े, 3 बजे करना पड़े। कि कोई भी सरकारी काम हमारे प्रवास के कारण या राजनीति के कारण रुकना नहीं चाहिए, और इसलिए दोनों में हम तालमेल कर मेरा जो स्टाफ है वो भी लगभग पिछले 20-22 सालों से मेरे साथ में है, तो वो भी मेरी दिनचर्या को समझ गया है। तो मेरा स्टाफ, मेरे साथ रहने वाले लोग, वो सबके सहयोग से और इस काम को इतनी तेजी से किया जा सकता है। बृजमोहन जी, एक तत्काल सेवा शुरू की जा रही है, वो क्या है? तत्काल सेवा में हम ये करने वाले हैं कि आने वाले समय पर कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो तुरंत फोन कर अगर वो कॉल करेगा तो उसकी उस दिक्कत का समाधान सरकार की तरफ से तुरंत किया जाएगा। वहां पर तुरंत अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो तुरंत एम्बुलेंस पहुंचेगी, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और उसका निराकरण करेगी। 1 नवंबर सन 2000 में जब इस राज्य की स्थापना हुई, ये जब अलग हुआ राज्य मध्य प्रदेश से, तो क्या इस तरह से उम्मीद आप लोगों ने की थी कि इतना विकास करेगा यह राज्य? देखिए, ये उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, परंतु 3 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, और उन 3 सालों में छत्तीसगढ़ का वातावरण बहुत ज्यादा खराब हुआ। छत्तीसगढ़ में वैमनस्यता पनपी, परंतु शायद प्रभु की इच्छा थी कि अटल जी ने, अडवाणी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, तो उनको सपनों को साकार अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। और 2003 में बीजेपी की सरकार बन गई, और बीजेपी की सरकार को लोगों ने दोबारा भी मौका दिया। तो इतनी तेजी से दोनों बार सरकार बनने के कारण, और बीजेपी की सोच, वो किसी भी राज्य में हो जहां पर बीजेपी है, आज तक का, चाहे वो अटल जी का इतिहास हो, या मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा का, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का, कि बीजेपी की जो भी सरकारें हैं
वो विकास के कामों को और लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए तेजी से काम करती हैं। और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ में क्योंकि राजनीतिक स्थिरता रही और सरकार की स्थिरता रही, इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से विकास हुआ। पूरे देश में एक बहुत बड़ा संकट है बिजली की संकट, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। चाहे गांव हो चाहे राजधानी हो, हर जगह जो है 24 आवर बिजली। हमारा ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में था तो यहाँ के लोगों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। आज यहाँ के लोगों को पूरे समय बिजली मिलती है 24 घंटा। उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर कोयले की खदानें हैं और कोल पिट के पास में पावर प्लांट्स होने के कारण, और छत्तीसगढ़ स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई कि जितने भी प्राइवेट बिजली के निर्माता हैं उनको कोल माइंस और गवर्नमेंट की सुविधाएं तभी मिलेगी जब वो प्रायोरिटी के आधार पर 30% बिजली छत्तीसगढ़ राज्य को देने की बाध्यता होगी और 10% बिजली हमारी मर्जी पर होगी कि हम चाहें तो हमें देना होगा, अदरवाइज उसको कर सकते हैं। और इसके कारण छत्तीसगढ़ में बिजली की कमी समाप्त हो गई है और आने वाले समय पर हमारे 1500 मेगावाट बिजली का सरकारी उत्पादन और प्रारंभ हो जाएगा। कुछ निजी उद्योग भी बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बिजली नहीं होगी, आने वाले समय पर पूरे देश को बिजली हम देंगे और देश का पावर हब छत्तीसगढ़ होगा। एक सवाल है कि आप स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है, परिवार के बाद बच्चा जाता है बेसिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज परिवार में जो है बच्चे संस्कार खोते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है बृजमोहन जी की एक जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें आध्यात्मिक टीचर होने चाहिए? देखिए, आध्यात्मिक टीचर की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे वेद पुराणों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारी गीता में या रामायण में जो चीजें कही गई हैं, उन बातों को हम बच्चों की प्रेरणा के लिए, उनके आदर्श के लिए, उनकी मर्यादा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उनके सामने जाना चाहिए। क्योंकि हम बच्चों को कहानी किस्से दूसरे प्रकार के भी पढ़ाते हैं। अगर प्रभु राम के माध्यम से पढ़ाएं, अगर प्रभु कृष्ण के माध्यम से पढ़ाएं, अगर हनुमान जी के माध्यम से पढ़ाएं, अगर आज हम हीरो हीरोइन के माध्यम से पढ़ाते हैं, अगर उसको हम गौ माता के माध्यम से पढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा होगी और इसी दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। हमने छत्तीसगढ़ में काम किया है कि जो फर्स्ट पीरियड होगा वो फर्स्ट पीरियड जीवन विद्या का होगा, वो प्राणायाम का होगा, वो योगा का होगा, वो देश को जानो, समाज को जानो, अपने प्रदेश को जानो, यहाँ के महापुरुषों को जानो, इसके बारे में हमने फर्स्ट पीरियड शुरू किया है। उसकी हमने किताबें भी तैयार की हैं कि वीक में कौन कौन से दिन क्या क्या उनको पढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस प्रकार के चीज़ों को हमको लेना चाहिए, तभी हम परिवारों को बचा पाएंगे, हमारे संस्कारों को बचा पाएंगे, हमारी छत्तीसगढ़ को बचा पाएंगे और हमारे बच्चों को बचा पाएंगे और उसके साथ में हम देश की भी रक्षा करेंगे। अगर हमारे बच्चे संस्कारित होंगे तो हमारा देश भी संस्कारित होगा, सुरक्षित होगा। पिछड़ेपन के नाम से जाने जाने वाला ये राज्य आज अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है, विकसित अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है, तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, किसी जमाने में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहा जाता था और आज वो बीमारू राज्य इस देश के गिने चुने राज्यों में, अभी प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्यालय से ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी अगर लगातार किसी प्रदेश की है तो बिहार की है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की है। तो वो इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भगवान ने संपदाएं दी हैं, परंतु उन संपदाओं का शोषण करने की बजाय हमने दोहन किया है और यहाँ के आम नागरिक और यहाँ के जो जीव हैं उनके विकास में कैसे इसको उपयोग किया जा सकता है वो हमने किया है और उसके कारण ये बीमारू राज्य जो है ये आज विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। छत्तीसगढ़ धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो और पौराणिक हो, ये बहुत समृद्धशाली राज्य है। तो इसमें पर्यटन को लेकर जो है, चाहे विदेश के पर्यटक हों चाहे देश के कोने कोने से पर्यटक हों, उनको आकर्षित करने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो छत्तीसगढ़ आज से 13 साल पहले जीरो था और इसलिए इस पर्यटन की यात्रा हमको जीरो से प्रारंभ करनी पड़ी है। आज हमने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। छत्तीसगढ़ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको हमने लोगों तक पहुंचाया है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है
कि यहाँ पर हेरिटेज भी है, यहाँ पर इको टूरिज्म भी है, यहाँ पर वाटर टूरिज्म भी है, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म भी है और टूरिज्म के यहाँ पर हिल स्टेशंस भी हैं। तो बाकी राज्यों में तो कोई एक प्रकार का टूरिज्म होता है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी टूरिज्म की विधाएं हैं वो सब छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, परंतु टूरिज्म एक साल में डेवलप नहीं होता है, या धार्मिक टूरिज्म एक साल में डेवलप नहीं होता है, या 10-20 साल में 100 साल में भी डेवलप नहीं होता है। इसको हजारों हजार साल लगते हैं। हमने शुरुआत की है और आने वाला जो भविष्य है उसको इतिहास बताएगा। सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है, उस क्या है सिरपुर? देखिए, देश में अगर सबसे बड़ा एक्सकैवेशन कहीं पर हुआ है इन पिछले 5-7 सालों में, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक्सकैवेशन केंद्र सरकार से लाइसेंस लेकर वो सेंट्रल मॉन्यूमेंट होने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने खर्चे से उसको एक्सकैवेट करवाया है और एक्सकैवेट करने के बाद उसको प्रिजर्व भी किया है। देश का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर जैविज्म, सेविज्म और बौद्धिज्म तीनों एक साथ मिल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर नागार्जुन ने जहां पर तपस्या कर कर ज्ञान प्राप्त किया वो गुफा वहां पर है, बौद्ध पाठशालाएं हैं, बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान के केंद्र हैं, शिवालय हैं और वहाँ जो वास्तुकला के नमूने हैं। तो हमने इस बात को तय किया कि हम सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास प्रारंभ करें और उस दिशा में हमने धीरे धीरे प्रस्ताव तैयार कर प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिरपुर जो है वो पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाएगा। देश के अन्य विधानसभाओं में नोकझोंक होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में होता है बहस, पक्ष विपक्ष में होने चाहिए, वहीं एक विकास का माध्यम होता है, बाकी चीजें उभर के आती हैं। लेकिन इस तरह की नोकझोंक की मर्यादाओं का हनन हो, इस तरह से नहीं देखने को मिलता। किस तरह से आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, किस तरह से करते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है वो छत्तीसगढ़ का कल्चर बहुत सौम्य कल्चर है और यहाँ के लोग लड़ाकू नहीं है और इसलिए यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ तक राजनीतिक बात है, राजनीति जब करनी होती है तो हमारी प्रतिद्वंद्विता पूरे फोर्स में होती है, परंतु जब हम आपस में मिलते हैं तो उसी प्रेम भाव से मिलते हैं और इसलिए यहाँ पर राजनीति में आपसी दुश्मनी नहीं है, कंपटीशन है। और जब दुश्मनी नहीं है तो फिर वो प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है, कंपटीशन है। कंपटीशन में हर कोई भाग लेता है और भाग लेकर कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है कि अगर कोई एमएलए वेल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। ये देश की किसी भी विधानसभा में नहीं है, एकमात्र छत्तीसगढ़ की विधानसभा में है कि यहाँ का एमएलए जानता है कि अगर मैं वेल में जाऊंगा तो मैं अपने आप निलंबित हो जाऊंगा। शायद ये पूरे देश की विधानसभाओं के लिए, लोकसभा के लिए एक आदर्श है। यही कारण है कि लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क नहीं करते हैं। अच्छा बृजमोहन जी, ये नेता बनने का ख्याल कैसे आया? कब आप जब आप राजनीति में आए, जब राजनीति अपनी शुरू की आपने, तो क्या आपने सोचा था कि इतना मंत्रालय मेरे पास होगा, इस तरह के हम अचीवमेंट करेंगे? देखिए, ये तो कभी नहीं सोचा था। स्टूडेंट लीडरशिप में जब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते थे और उस समय प्रॉब्लम्स को लेकर जो संघर्ष करने वाले लोग थे, वो संघर्ष करने वाले लोगों को सरकार या प्रशासनिक अधिकारी पटा लेते थे और वो छात्रों को बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाते थे। तो ऐसे समय पर छात्र राजनीति से हमने संघर्ष की शुरुआत की और उन दिनों में कई बार जेलों में भी जाना पड़ा। कांग्रेस का शासन था, दमन का भी रास्ता अपनाया गया, दमन भी किया गया और जैसे जैसे दमन हुआ, जैसे जैसे जेल में जाना पड़ा, वैसे वैसे राजनीति करने की जो इच्छा शक्ति है वो और जागृत हुई। और लगातार संघर्ष का परिणाम था कि पहले विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, स्टूडेंट लीडरशिप के माध्यम से और बाद में वहाँ काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और राजनीति में प्रवेश किया। और आज ये मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, नेताओं का आशीर्वाद है और परिवार का साथ है और कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है, जिसके बल पर यहाँ तक पहुँच पाए। आपके राजनीतिक गुरु को हम जानना चाहें तो किसको मानते हैं?
देखिए, अगर राजनीति में किसी ने हमको संस्कारित किया है तो एक संगठन मंत्री हुआ करते थे गोविंद सारंग। उनको हम अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, और राजनीति में जो चलना सिखाया और राजनीति करना सिखाया तो उस मामले में सुंदरलाल पटवा और कैलाश सारंग रहे हैं, जिन्होंने हमको राजनीति करना सिखाया। और वैसे अगर कहेंगे तो मेरे आदर्श राजमाता सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जिनके कारण राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। राजमाता के हाथों ही मैं बीजेपी में आया हूं, और अगर मैं कहूंगा कि हर परिस्थितियों में संघर्ष करना और उससे पार्टी को निकालना, देश को निकालना, ये अगर मादा किसी में दिखाई दिया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो यात्राएं हैं उन्होंने हमको दिखाया। और ये सब चीजें प्रेरणा देते देते अब जो आज के राजनीतिक नेता हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध हैं, और उसके माध्यम से राजनीति में मुझे लगता है यही कारण है कि आप भाजपा के संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम मैं संकट मोचक हूं या नहीं हूं, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी भावनाएं हो सकती हैं। मेरा उद्देश्य तो होता है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको मैं अच्छे तरीके से करूं, और ये करने की मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे से अच्छा हो सकता है वो मैं करूं। मुझे अगर जिम्मेदारी दी गई है तो उसके साथ में मैं न्याय करूं, और मुझे अगर कोई काम दिया गया है और मैंने उसको स्वीकार किया है तो फिर मैं उसी में जीता हूं और उस काम को मैं करता हूं। ये मेरा एक स्वभाव है जो मुझे कहीं पर नुकसान भी देता है तो कहीं पर उसका फायदा भी होता है। आप 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, कैसे कर पाते हैं आप? मुझे लगता है कि लोगों का प्यार, स्नेह और कार्यकर्ताओं का साथ और जनता की ताकत और परिवार का जो साथ है वो सबसे बड़ी ताकत है जो काम करने की प्रेरणा देती है। गृह मंत्री रहते हुए आपने जो है नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ा था, क्या वो अभियान, आज गृह मंत्री तो आप नहीं हैं, क्या वो अभियान अभी भी चल रहा है? देखिए, मैंने मुझे जो सौंपा गया था उस समय मैंने जो किया वो मेरी सोच से बेहतर किया, और मैं मानता हूं आज जो लोग कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। आप रायपुर के दक्षिणी विधानसभा के सदस्य हैं, वहीं से मंत्री हैं, लेकिन उन जनता के बीच में आपको जाने को मिलता है और कैसे टाइम निकालते हैं उनके बीच में? नहीं, मैंने एक सिस्टम बनाया कि कभी भी सुख और दुख के कार्यक्रमों में पहुंचना, और उसके लिए भले रात को 2 बजे या 3 बजे जितनी, अगर किसी दिन मैंने रिकॉर्ड है कि 25 तक शादियां मैंने एक दिन में अटेंड की हैं। 25 शादियां। तो जब लोगों के दुख और सुख में हम शामिल होते हैं तो वहां पर स्वाभाविक रूप से लोग बड़ी संख्या में होती हैं, तो वहां पर अपने आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। और कार्यक्रमों के बहाने भी हम कोशिश कर महीने में एक बार कम से कम किसी एक क्षेत्र में कार्यक्रम रखें, उसके माध्यम से हो जाती है। और साथ में सार्वजनिक रूप से विकास के कामों का उद्घाटन, शिलान्यास इस माध्यम से हो जाती है। तो लोगों के बीच में तो लगभग हम रोज ही बने रहते हैं, और रोज जब बंगले पर रहते हैं या मंत्रालय में रहते हैं तो एवरेज 200 से लेकर 500 लोगों से लगभग रोज मुलाकात होती है। और इसलिए कोई हमारी उपस्थिति, और अगर हम कहीं यहाँ से रायपुर से बाहर भी हैं तो हम क्या कर रहे हैं और क्या करने गए हैं ये यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मालूम होता है। अगर हम कहीं विदेश भी गए हैं तो वहाँ की भी फोटो किस दिन हमने क्या किया है वो यहाँ के समाचार पत्रों में होती है। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों में हमारी प्रेजेंस जो है वो हमेशा बनी रहती है। अभी हमने देखा कि आप सेशन से आते हुए जो है, आने के पहले देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी, तो उनके बीच में जो है जनता इंतजार करती है, अगर लेट होता है जो है तो क्या उनको सूचना दी जाती है? उनको बताया जाता है, और उनको ये मालूम भी होता है कि अगर मंत्री जी ने समय दिया है तो वो मिलेंगे, अगर संभव होगा तो वो आएंगे, अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम बाहर बैठे हैं तो मिलने जरूर आएंगे, अगर वो व्यस्त होंगे तो नहीं आएंगे। परंतु उनको ये मालूम है कि अगर रात को 1 बजे भी कोई कार्यक्रमों से लौटते हैं तो आकर देखते हैं कि कोई बैठा तो नहीं है। तो अगर असंभव होगा तो ही नहीं मिलेंगे, अगर संभव होगा तो निश्चित रूप से मिलेंगे। यही मेरी ताकत है कि लोगों में ये विश्वास है। अगर लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंतजार भी करना पड़ता है तो लोगों में इस बात का भरोसा रहता है कि जरूर मुलाकात होगी। अब जैसे शादियों में ही मुझे जाना है, लोग इंतजार करते हैं, उनको मालूम है कि अगर मैं रायपुर में हूं
तो रात के या 2 बजे या 3 बजे आएंगे। आएंगे जरूर। अभी एक सफल आयोजन, ऐतिहासिक सफल आयोजन आपने संपन्न करवाया। आपके ही जिसकी नींव आपने रखी थी वो आज जो है 8 वर्ष का हो गया और इसकी ख्याति जो है देश विदेश में फैली। उसका नाम है राजिम कुंभ। सफल रूप से संपन्न हुआ। अब आपको कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कोई भी काम संपन्न होता है और सफल होता है तो अच्छा लगना स्वाभाविक है, परंतु मैं मानता हूं कि हमेशा व्यक्ति को एक विद्यार्थी के रूप में कि हमेशा मुझे जो मैंने किया उससे और अच्छा करना है। जो मैंने किया है उसमें कुछ कमी है तो उसको मुझे सुधारना है। जो मुझे जानकारी है उससे और ज़्यादा जानकारी बढ़ाना है। तो मैं ये मानता हूं कि पूरा जीवन जो है वो अगर आप विद्यार्थी जीवन के रूप में जिएंगे, जो किया है उससे संतोष नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए और उससे बेहतर करने की लालसा पैदा होनी चाहिए। और हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं कि जिन कामों को हमें लगातार करना है उसमें और सुधार आना चाहिए और उनमें अच्छाई आना चाहिए। और राजिम कुंभ, मैं मानता हूं कि ऐसे जो काम होते हैं वो ईश्वरीय काम है और वो ईश्वर की प्रेरणा से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से और साथ में परिवार के सहयोग से और काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, असंख्य लोग लगते हैं और उनके सबकी मेहनत से ये सब काम संपन्न होता है। और नाम तो लीडर का होता है परंतु उसमें पीछे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी मात्रा में लोग लगे होते हैं। उनके सबके कारण ये इतना बड़ा काम, लोग तो कहते हैं कि एक संत महात्मा को संभालना मुश्किल होता है, परंतु भगवान की कृपा से 5000 से ज्यादा संत महात्मा आते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है और शाबाशी भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये बहुत, मैं ये मानता हूं कि परमात्मा की कृपा है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि इतना कुछ कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी को आपने सुना, मैंने भी सुना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। वहीं सचमुच में वहीं असली कुंभ है, असली मंथन है। ये जब से कुंभ की नींव रखी, आपने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, तब से इस राज्य में अकाल नहीं पड़ा। निश्चित रूप से हम भारत में, हम लोग सभी लोग धार्मिक लोग हैं और हम ये मानते हैं कि अगर हम सद रास्ते से चलेंगे, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, और वैसे आम आदमी भी, ऐसा कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, सबका ये मानना है कि आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो भगवान भी उसका फल दे रहा है। जहां धर्मात्मा राज करते हैं वहां पर परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और मैं सोचता हूं कि परमात्मा का आशीर्वाद है कि पिछले 9 सालों में छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई विघ्न, कोई अकाल, कोई बाढ़, कोई दुर्भिक्ष ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं आया और उसके कारण छत्तीसगढ़ ने तेजी से विकास किया है। अच्छा बृजमोहन जी, क्या इस तरह के आयोजन जो आयोजित आप कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन और भी राज्यों को करने चाहिए? निश्चित रूप से ये हमारे देश की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं कहीं न कहीं साइंटिफिक हैं। आज ऐसे जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है उसको संदेश जाता है, हमारी संस्कृति और संस्कार का बचाव होता है, साथ में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और इकोनॉमी इससे बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। हमारे देश में जो तीज त्योहार, मेले, उत्सव, कथाएं, परंपराएं, इनका मूल उद्देश्य ही है कि हमारे देश की संस्कार संस्कृति को बचाए रखते हुए देश का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो लगातार चलता रहे। आप देखें कि हमारे यहाँ दिवाली हम हिंदू मनाते हैं परंतु फटाका बनाने वाले मैक्सिमम मुस्लिम होते हैं। अगर हम देखें कि ताजिया भी हमने देखा है कि ताजिया भी अगर मुस्लिम निकालते हैं तो हिंदू बनाने वाले बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो एक हिंदू या सनातन धर्म की कल्पना है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी, सिर्फ मनुष्यों का नहीं सभी प्राणियों का, तो ये इस वातावरण में और ऐसे देश में हम जीते हैं तो निश्चित रूप से ये सोच लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और ऐसे आयोजन ऐसी सोच को तैयार करते हैं।
ब्रिजमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ब्रिजमोहन जी भले से माने, ये माने कि नहीं ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा ईश्वर की कृपा तो है ही, साथ में इनका संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति है जो कि इस राज्य को विकास की तरफ, विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रवि यादव।